मानव जीवन के इतिहास में साल 2020 एक ऐसा साल बीत रहा है जिसे ज़िंदगी में शायद कोई याद रखना नहीं चाहेगा। साल 2020 की शुरुआत में आंदोलन चल रहा था और अब खात्मे की तरफ है तो भी देश में एक आंदोलन चल रहा है। शुरुआत में शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था जो सीए और एनआरसी के खिलाफ या विरोध में वो आंदोलन चल रहा था। अभी किसान आंदोलन चल रहा है। साल 2020 को लेकर सबके अंदर, किसी के अंदर तीखी यादें हैं, किसी के अंदर कुछ अच्छी यादें हैं, लेकिन कुल मिला जुला कर देखा जाए तो इस साल को ज़्यादातर लोग याद नहीं रखना चाहेंगे। इसके पीछे की वजह जाहिर सी बात है कोरोना वायरस है और इसी वजह से इस साल को कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा। इस साल 2020 ने लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ खोया लोगों ने और कुछ पाया भी। पाया ये कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपने परिवार के साथ फंस गए थे या रुकना पड़ा था या उनको रहना पड़ा था, वो उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि उनका कहना था कि ज़िंदगी में उनकी ऐसा पहली बार हुआ है कि जब वो पूरे परिवार के साथ अपना समय बिता सके। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका परिवार से नाता ही टूट गया। वो एक दूसरे से इतना दूर हो चुके थे कि फ़ोन जो एक अच्छा माध्यम माना जाता है एक दूसरे से कनेक्ट रहने का, उसके ज़रिए जुड़े रहने के बाद भी लोगों के अंदर एक डर था। एक डर के साथ में एक टेंशन भी थी और पास में रह के भी समझ लीजिए कि बहुत दूर थे। देश में रहते हुए भी, एक दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में रहते हुए एक दूरी बनी हुई थी। लेकिन शुरुआत में साल 2020 की जब शुरुआत हुई थी, जनवरी महीने में WHO ने एक घोषणा किया था कि ये जो 2020 का साल है ये नर्स और दाई वर्ष घोषित किया था। मतलब ये साल जो है उनको उनके नाम पर किया जाए। लेकिन तब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि साल 2020 वाकई में नर्स, दाई, डॉक्टर, पुलिस इन्हीं के लिए समर्पित हो जाएगा, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के कोरोना वायरस इतना कहर बरपाने वाला है। मेरे साथ और भी चर्चा करने के लिए हमारा साल 2020 पे हम पूरा एक डिस्कशन करेंगे और उसके साथ में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनामिका प्रीतम भी हैं जो इस पूरे विषय पर आपसे चर्चा करेंगी। और भी हमारे सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे, पूरा अपना अपना एक्सपीरियंस लोग शेयर करेंगे और नए साल की आपको शुभकामनाएं देने के लिए लोग साथ में रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो ये वायरस था, ये मरीजों में जब यहाँ फैलना शुरू हुआ, भारत में पहला केस जब सामने आया तो सॉरी गलत हो गया इसके लिए ना हम एक काम करेंगे, शो के लिए एक वो बना देंगे वाइब्स ताकि जो कट। तो जनवरी माह में भारत में, जनवरी के अंत में ही भारत में पहला कोरोना वायरस का केस जो था वो केरल से सामने आया था। और धीरे धीरे जब एक के बाद एक केस बढ़ते रहे तो आने वाली फ़्लाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया और उनकी चेकिंग की जाने लगी। लेकिन कुल मिलाजुला कर ऐसा कहा जाने लगा कि जब तक ये सब शुरू किया जाता तब तक भारत के अंदर कई शहरों में कोरोना वायरस के मरीज फैल चुके थे। मतलब इधर उधर आ जा चुके थे या उनकी चेकिंग नहीं हो पाई या सही से चेकिंग नहीं हो पाई, जो भी वजह रही हो, वायरस भारत में फैल गया। 21 मार्च को घोषणा की गई कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा, एक दिन का, 22 मार्च को। लेकिन 22 मार्च को रात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संबोधन के साथ टीवी पर आए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 21 दिन तक और इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसी ऐलान के बाद से ही लोगों की ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई कि 21 दिन तक कौन बंद होकर कैसे रह सकता है एक कमरे में, घर में, ना बाहर जाना ना आना जाना। ऐसा एक्सपीरियंस लोगों की ज़िंदगी में आया। तो अनामिका, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि आपने देखा ही होगा कि जब लॉकडाउन का घोषणा की गई थी 21 दिन वाले शुरुआत में, तो कुछ दिन तक लोगों को लगा कि चलो ठीक है, रह लेंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बाद जब लोगों के पास से अपने राशन ख़त्म होने लगे या लोगों की चिंताएं बढ़ गई कि हम अपना कैसे रहेंगे, दुकानों पे भीड़ लगने लगी। तो आपने देखा होगा उस समय, आपने बी मार्केट में गएंगे, आपके परिवार से या आपके आसपास में भी इस तरह की माहौल हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
जब स्टार्टिंग हुआ था कोरोना का, तो 21 दिन का जब लॉकडाउन लगा तो लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि ठीक है 21 दिन का समय है, बीत जाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि 5-6 महीने लगातार लॉकडाउन होगा और ये स्थिति उत्पन्न होगी कि सारा दुकान, नीचे जो शॉप है वो भी बंद है, टाइम से खुल रहा है, क्योंकि हम कभी ऐसा सिचुएशन हुआ नहीं है, ना ही हमारे बड़े बुजुर्ग देखे हैं, मतलब किसी ने नहीं देखा है, ना ही उनके बड़े बुजुर्गों ने देखा है कि ऐसा कभी हुआ हो कि रोड पे एक भी लोग ना रहे, दुकानें बंद हो और समय तय कर दिया जाए कि इस टाइम पे आप दूध लाइएगा, रोजमर्रा की सामान लाइएगा। तो इसको लेकर लोगों में बहुत डर था, बहुत दिक्कत भी हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को था कि 21 दिन समय है, इसके बाद मतलब जो कोरोना महामारी है, जिससे उस टाइम चाइना बहुत ज़्यादा प्रभावित था और वहाँ बहुत सारे लोगों की जान गई थी और लोगों को नहीं पता था कि इंडिया में भी उसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ेगा। तो लोग उससे बचने के लिए वो 21 दिनों का समय दिक्कत था, लेकिन उन्होंने सहा। मजदूर जो थे या फिर जो डेली कमाने वाले लोग थे, जैसे रिक्शा चालक हो गए, सब्जी बेचने वाले हो गए, तो इन लोगों ने फिर भी वो 21 दिन का समय बीत गया, लेकिन जब दूसरे लॉकडाउन की घोषणा हुई तो लोगों में और ज़्यादा दिक्कतों का सामना, परेशानी हुई। मजदूर एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा साल 2020 का, मजदूरों का विस्थापन। ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा पलायन था वो, जब मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर मजबूर हो गए थे। जी जी बिल्कुल। वैसे यही मजदूरों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ, और सबसे ज़्यादा दिक्कत पुअर क्लास को ही हुआ। मिडिल क्लास फिर भी एक टाइम आया कि उनको एंटरटेनमेंट, मतलब वो इस लाइफ को भी इंजॉय करने लगे, वो घर में परिवार को समय देने लगे, उनके पास खाने के लिए चीज़ें थी, ऑनलाइन सामान मंगवा लेते थे, बहुत सारा एक्टिविटीज़ था जो कि मिडिल क्लास या अपर क्लास कर रहे थे अपने घरों में भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत, जिनको खाने तक की दिक्कत हुई, एक दिन की रोटी नहीं मिल पा रही थी, वो मजदूर थे जिनका डेली का जो पैसा आता था वो नहीं मिल पा रहा था और उनको काफ़ी दिक्कत हुई। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे लगता है कि साल 2020 में पुअर क्लास को हुई है। हालांकि दिक्कत सबको हुई, बहुत सारे लोगों ने अकेलापन फील हुआ, मानसिक तनाव उनको हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत, जो सबसे ज़्यादा भोजन जो होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ चलाने के लिए, वो भी नहीं मिल पा रहा था। इस साल में सरकार ने बहुत सारा काम किया, लेकिन फिर भी सबके पास नहीं पहुँच पा रहा था। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं, आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा पलायन भी कहा जा सकता है इसे, या कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद में जो पलायन हुआ था देश के बंटवारे के समय में, उससे उतना बड़ा पलायन ये भी था। जो मजदूर जो शहर में आके नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे, उन्हें अपने नौकरी के अभाव में या खाने पीने की चीज़ों के अभाव में या डर की वजह से वो यहाँ से छोड़कर वहाँ जाना चाह रहे थे। डर इसलिए था कि ये वायरस जिसको हो जाता था उसे 21 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ता था, और उसके बाद वो वहाँ से वापस आएगा नहीं आएगा, इसका भी डर सबसे ज़्यादा होता था। परिवार से एक तरह से दूरी हो जाती थी जब क्वारंटीन पीरियड में चले गए। शुरू में लोगों में बहुत डर था इस बात का, क्योंकि उससे लोग वाकिफ़ नहीं थे। इस वजह से लोगों के अंदर और भी डर था कि आखिरकार वो जाएं तो जाएं, करें क्या। बहुत सारी स्टोरी हमें देखने को मिली कि बहुत सारे लोग दिल्ली से बिहार, यूपी वो रिक्शा से चले गए, बस इसी डर से कि उनको कहीं सालों सालों तक बड़े शहरों में ना रहना पड़े बिना रोजगार के। तो ये सारे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब सब कुछ बंद हो गया कि किसी को कहीं आना जाना नहीं है, मेट्रो, ट्रेन, बस, सड़क, पुलिस लग गई हर जगह पे, सब कुछ बंद कर दिया गया, तब मज़दूर जो थे, क्योंकि वो मज़दूर जो होते हैं वो अपने शरीर से मजबूत होते हैं, मेहनती होते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे रह के क्या मतलब है, यहाँ से उन्होंने सोचा कि अपने घर ही चलते हैं, और ये जब घर परिवार से दूर हैं, ऐसे समय में घर के साथ रहें, घर के परिवार के साथ में रहें, और कुछ अच्छा बुरा हो तो परिवार के साथ में ही हो। तो ये सोचकर मज़दूर बड़ी संख्या में घर से यहाँ से अपने निकल गए। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जब साधन नहीं उपलब्ध थे आने जाने के, लोग पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं थी। कितनी चीज़ें वो लेके चल सकते थे? जो इंसान पैदल चल रहा है उसको हफ्ते भर लगता, 15 दिन लगा, कोई 20 दिन चला, कोई महीने भर चला, चलते रहे लोग अपने घर की तरफ। इसी बीच में ये भी देखने को मिला कि हमारे भारत में जहाँ पर लोग पैदल चलने के लिए आज के समय में दूसरे साधनों पर डिपेंड हो गए हैं, जैसे मेट्रो पे हो गए, या बसों पे हो गए, या अपनी गाड़ी से हो गए, या 2 व्हीलर पे हो गए, बाइक पे हो गए, सब पे डिपेंड हो गए थे। लेकिन इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस के बाद जब लॉकडाउन लगाया गया, उसमें लोगों ने देखा कि आज भी इंसानों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल सकता है, और उन्होंने चल के भी दिखाया। वो चलना इसलिए भी उनका साकार हुआ, या चल इसलिए भी पाए क्योंकि लोगों का सहयोग भी उन्हें मिला। लोग बीच बीच में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते थे, रहने की व्यवस्था करते थे, चप्पल की व्यवस्था करते थे। उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई, वीडियोज़ भी वायरल हुए। सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए, कुछ व्यवस्थाएं भी करी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो डर बैठ गया था कि कोरोना वायरस, उस वायरस से लोगों ने इतना अपने आप के इतना डर बिठा लिया
कि वो सोचे कि अब चलो शहर में रहने का कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ से निकलते हैं। साइकिल के जरिए, ट्रक के जरिए, ट्रक पे छुप छुप के लोग जा रहे थे और अपने कितने लोग थे जिनके चलते चलते उनके पैरों में छाले तक पड़ गए थे, उनके चप्पल टूट गए थे, घिस गए थे। लोगों ने बहुत परेशानी झेली उस दौरान। लेकिन कुल मिला जुला के ऐसा भी हुआ कि जब लोग आ भी जा रहे थे, उनके घर पहुंचने के चक्कर में उनकी डेथ भी हो गई। और शहरों में फंसे हुए लोग जब पैदल निकलने लगे, तब इस बीच कई महीने बीत चुके थे, लॉकडाउन हुए हैं। मार्च, अप्रैल, आ गया मई। 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, मजदूर दिवस। इस मौके पर रेलवे ने थोड़ी राहत दी लोगों को कि अपने घर लौट चुके हैं। ट्रेनें शुरू की गई जिसके ज़रिए उनको चेकिंग करके फिर उनको उनके राज्य में भेजा जा रहा था, फिर वहाँ पे चेकिंग होती थी, फिर किसी तरह के सिम्टम्स मिलने पर फिर उन्हें क्वारंटीन किया जाता था, जो कि 14-15 दिनों के लिए होते थे। वहाँ भी लोगों के अंदर डर ही रहता था, लेकिन ये सुकून होता था कि हम आ गए, अपने ज़िले में आ गए या अपने घर आ गए। इस बात का उनके अंदर सुकून होता था। मजदूरों को जब पहुंचाना शुरू किया गया तो भी लोगों के अंदर बांद्रा स्टेशन मुंबई की जो वीडियो वायरल हुए थे कि बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में लोग, दिल्ली में आनंद बिहार की वीडियो वायरल हुए, वहाँ के वीडियो वायरल हुए, तो उसमें दिखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग डरे हुए हैं, कितने अपने घर पे निकलना चाहते हैं, पुलिस की डर की वजह से या वायरस की डर की वजह से वो अपने घर से नहीं निकल रहे थे। एक बड़ी बात ये भी रही कि कोरोना काल में जो ग्रामीण थे वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक थे, और ये इसका नतीजा ये रहा कि ग्रामीण में बहुत ज़्यादा कोरोना नहीं फैला जितना बड़े शहरों में फैला। उसका बहुत सारा रीजन है कि पॉपुलेशन भी कम था, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ा ये भी रीजन है कि जागरूकता थी। तभी वो जब वो पैदल चल के आए या फिर रिक्शे से चल के आए, जब उनके परिजन आ रहे थे बाहर दूसरे शहरों से, तो सबसे बड़ा देखने को ये मिला कि गांव में भी उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। वो जाके डायरेक्ट अपने घर पे नहीं जा रहे थे, वो 14 दिन का क्वारंटीन कर रहे थे या फिर गाँव के बाहर कहीं पे उनके लिए सारा व्यवस्था किया जा रहा था। तो गाँव के लोगों में बहुत इस चीज़ को लेकर जागरूकता रही, उन्होंने हाथ धोया समय समय में, बहुत सारी चीज़, वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखे, अपने खास परिजनों से जिनसे एक साल तक नहीं मिले थे उनसे भी। तो ये बिल्कुल, इसके बाद जब समय बीता, धीरे धीरे ऐसे करते करते एक दिन बीतते बीतते फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि 15 दिन के अंदर जितने मजदूर हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, उनके गंतव्य स्थान तक उनको पहुंचाया जाए। इसके बाद और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई और फिर स्थिति थोड़ी थोड़ी कंट्रोल होनी शुरू हुई थी। फिर दिल्ली मेट्रो ने भी अक्टूबर महीने में ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली मेट्रो अब शुरू कर रहे हैं, बाकायदा पूरे कोविड नियमों के साथ में एक नाम करके। फिर धीरे धीरे पटरी जो है लोगों की वापस आने लगी, लेकिन जो बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर चुके थे उनकी ज़िंदगी में तबाही जो थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पास अब रोज़गार नहीं बचा था, उनके पास अब काम नहीं बचा था। अब उनको वापस से शहर की तरफ आने में भी डर लग रहा था, क्योंकि एक जगह पे जहाँ आके वो फंस चुके थे कई महीनों तक, खाने पीने के लिए परेशान हो चुके थे, उस शहर में वो उनको वापस आने में कहीं ना कहीं डर जरूर था। और अभी भी है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वापस आने से कतरा रहे हैं। अभी भी उनकी लाइफ मुश्किल ही है, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने बहुत कर्ज भी ले रखा है क्योंकि रोजमर्रा के कामों के लिए, तो अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं और अभी भी लोग अवॉइड कर रहे हैं, ऐसे मतलब बिना काम के बाहर बहुत कम लोग जा रहे हैं। हालांकि सारे लोग अपना काम कर रहे हैं तो इसलिए आपको भीड़ दिखेगी, बट पहले की अपेक्षा आज भी बहुत कम लोग जा रहे हैं और पब्लिक व्हीकल ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी भी उनको जो कमाने का जरिया है उनसे अगर बात करो तो वो बोलते हैं कि हाँ पहले की अपेक्षा, मतलब लॉकडाउन की अपेक्षा तो अभी ठीक है क्योंकि कुछ मिल रहा है, बट जब कोरोना नहीं था तो उससे उनको ज़्यादा फायदा होता था। कोरोना ने अब तक लाखों लोगों की, भारत में लाखों लोगों की ज़िंदगी ले चुका, लगभग 1.5 लाख लोग आसपास के लोग की ज़िंदगी जा चुकी है कोरोना वायरस से। रेलवे ने बहुत सपोर्ट किया, मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान हुए ऐसा कहा गया, किसानों ने सबसे ज़्यादा समर्थन किया, यह कह ले कि किसानों की वजह से अर्थव्यवस्था हमारी बची रही। दुकानदारों ने जो थे उनकी कहीं ना कहीं लूट सामने आई, कुछ जगहों से ऐसा सामने आया कि वो ज़्यादा रेट में सामान दे रहे थे क्योंकि और कहीं मिल नहीं पा रहा था। पुलिस, डॉक्टर, नर्स और ये ऐसी चीज़ें थी जिनको पूरा देश सलाम कर रहा था कि इनकी वजह से आज देश बच पाया या सकुशल वापस आ पाया। ये जो तबाही हुई वो थोड़ी कम हुई। परिवार के साथ लोगों ने समय बिताया, परिवार को बहुत याद किया, परिवार की अहमियत जिसे कहते हैं उन्होंने समझा कि इस लॉकडाउन के दौरान परिवार की अहमियत क्या होती है। बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ा है इस कोरोना वायरस का, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। रोज़गार का जो असर पड़ा है उस पर आगे चर्चा करेंगे, बच्चों की पढ़ाई को लेकर असर चर्चा करेंगे।
कंपनियां बंद हुई, उससे लोगों के रोजगार चले गए या लोगों की छटाई हो गई। हालांकि बहुत सारी कंपनियों के बंद होने का एक फ़ायदा ये देखने को मिला दिल्ली में, या फिर दिल्ली जैसे शहर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पॉल्यूशन कम हुआ लॉकडाउन में। तो ये सबसे बड़ा और कंपनियों ने कार्बन उत्सर्जन को बोला कि वो उन्होंने वादा किया कि वो कम करेंगे, तो पॉल्यूशन कम देखने को मिला, नदियाँ साफ हुई। तो ये एक लॉकडाउन का ये पर्यावरण को लेकर एक बहुत अच्छा पड़ा, पर्यावरण को अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अब जो फिर लॉकडाउन खुल गया है तो अभी भी उसके हालात फिर वैसे ही हो गए। इतिहास में ऐसा 32 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब हिमालय पर्वत के दर्शन 300 400 किलोमीटर दूर से होने लगे थे, दिखाई देने लगा था। यमुना नदी इतना साफ हो गई थी जितना लोगों ने, दिल्ली वालों ने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था, जो आजकल है यहाँ पे। सरकार भी योजनाएं बना के उतना साफ नहीं कर पाएंगे, आगे भी करके। तो एक इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। बट इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि लोगों को भी पर्यावरण को लेकर जागरूक होना पड़ेगा और कुछ उचित कदम अपने स्तर पे भी उठाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो पर्यावरण है और पॉल्यूशन है वो कम होगा। तो अभी अनामिका, आपने रिसर्च किया है, एक रिसर्च आपने किया है जो आपने बताया था कि आपने इसके ऊपर डिटेल निकाली है। वो डिटेल आपकी है कि इस कोरोना वायरस के चलते भारत के कितने बड़े लोग थे, कितने अभिनेता थे या अभिनेत्री थीं जिनकी मौत हो गई या जिन्होंने आत्महत्या कर ली, या फिर कितने नेता थे, हमारे देश के बड़े नेता थे, उनकी डेथ हुई है। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है अनामिका जी ने तैयार की है, वो आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत में जो कोरोना वायरस था या 2020 में कितने लोगों की डेथ हुई, कैसे कैसे डेथ हुई, ये पूरी डिटेल उनके पास है। कुछ लोग मानसिक तनाव से भी गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली जिनकी वजहों का अभी भी पता नहीं चल पाया असली वजह आखिरकार क्या थी। तो ये पूरी डिटेल आपको अनामिका जी देंगे। अनामिका जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी डिटेल इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम जो है सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने साल 2020 में जिन्होंने कथित तौर पे आत्महत्या की है। अभी भी उनकी गुत्थी सुलझी नहीं है कि आत्महत्या थी या हत्या थी, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा और वो अभी भी चर्चा का विषय है। उसके अलावा इरफान खान, जो कि जाने माने बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, हालांकि वो बीमारी की वजह से मरे। उसके बाद इसमें नाम आता है ऋषि कपूर, बहुत मशहूर अभिनेता रहे हैं हिंदी सिनेमा के, तो उनकी भी मौत हो गई। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी मृत्यु हो गई, जिससे फिल्म जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसमें पहला एक और नाम है नवाब बानो, उनका नाम उनको निम्मी करके बोलते थे, उनकी भी वो 50 और 60 दशक की अभिनेत्री रही हैं। उसके बाद इसमें नाम आता है संगीतकार वाजिद खान। वाजिद और साजिद खान की जो जोड़ी थी उसको वाजिद खान ने अकेले छोड़ दिया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए साल 2020 में ही। उसके बाद बासु चटर्जी रहे, वो जाने माने फिल्मकार हैं। उसके अलावा निर्देशक बासु चटर्जी जो थे वो निर्देशक थे जाने माने हिंदी सिनेमा के। उसके बाद सरोज खान, जो कि बहुत अच्छी डांसर रही हैं, बहुत सारे जो डांसर हैं हमारे हिंदी सिनेमा के, उनकी ही देन है। उसके अलावा इसमें जगदीप रहे हैं, जिन्होंने शोले मूवी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उससे मशहूर हुए थे सुरमा भोपाली के नाम से। कुमकुम अभिनेत्री रही हैं, जिनकी भी मृत्यु हो गई। राहत इंदौरी रहे, बॉलीवुड के गीतकार, बहुत फेमस और बहुत बड़े शायर थे। पंडित जसराज भी थे, पद्म विभूषण भी से सम्मानित किया गया था उन्हें। एसपी बालासुब्रमण्यम थे, उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आसिफ बसरा थे, जिन्होंने हिमाचल में आत्महत्या कर ली थी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी उनकी भी गुत्थी सुलझी नहीं है और बहुत जाने माने वो भी कलाकार रह चुके हैं, बहुत सारे वेब सीरीज कर चुके हैं। उसके अलावा अब हम बताएंगे आपको कि राजनेताओं जो मतलब इंडियन पॉलिटिक्स था उसमें किन की सबसे बड़ी मृत्यु हुई, कौन से वो लोग थे जिन साल 2020 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है प्रणब मुखर्जी, जिनको हर कोई जानता है, जो भारत के निवासी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो उनकी मृत्यु साल 2020 में हो गई, जिससे भारतीय राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके अलावा जसवंत सिंह रहे हैं, भाजपा के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे हैं। उसके अलावा रामविलास पासवान रहे हैं, जिनको दलित नेता भी कहा जाता था। उसके बाद अहमद पटेल हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। अमर सिंह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने छत्तीसगढ़ में, ऐसा लोगों का कहना है।
तो ये रहे वो लोग जिन्होंने साल 2020 में राजनेता और फिल्म से जुड़े लोग जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, हमें अलविदा कह दिया। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस से लोगों की ज़िंदगी पर असर क्या पड़ा, जो लॉकडाउन हुआ या जो अभी भी स्थिति है उससे असर क्या पड़ रहा है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे कि उसका असर सकारात्मक रूप से क्या दिखाई दिया और नकारात्मक रूप से यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों असर क्या हुआ। सबसे पहले बात नेगेटिव पे करते हैं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी पर बहुत असर डालने वाला यही रहा है, नेगेटिव जो सबसे बड़ी रही है। कोरोना वायरस जब लागू हुआ तो सबसे ज़्यादा असर जो मैं समझता हूँ इस वक्त पड़ रहा है देश के भविष्य कहे जाने वाले गांव के बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि शहरों में जो बच्चे हैं उनके स्कूल कॉलेज नगर नहीं खुले हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन माध्यम से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन गाँव में अभी भी बच्चों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आज भी बच्चे उस जोन में नहीं है कि वो पढ़ाई कर सकें, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गांव के अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई के लिए स्कूल पर ही डिपेंड होते हैं, ना कि माँ बाप पर होते हैं, ना कि ट्यूशन पे होते हैं। ये सब उनके लिए बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका असर बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जो गाँव के बच्चे हैं, हमारे दूर दराज के इलाकों के बच्चे हैं, सरकार तमाम वादे कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन असल रूप में आप खुद गांव में जाकर देख सकते हैं कि आज भी वहाँ के ज़्यादातर बच्चे आपको पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी कि स्कूल खुले नहीं हैं, ऑनलाइन वो पढ़ाई कर नहीं सकते, उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है ना। तो सरकार ने भी व्यवस्था ऐसा नहीं रखा है कि ऑनलाइन वो मतलब सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो पढ़ाए ऑनलाइन। हालांकि बहुत सारे राज्य ने इसकी व्यवस्था की है, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जो मिडिल क्लास के स्कूल के शिक्षक हैं या हाई क्लास के उन लोग करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत पहले से भी सरकारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, और वो अभी आगे भी इस लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने अभी ऑनलाइन शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब हम इधर की बात करें पूर्वांचल की, तो इधर के बहुत ज़्यादा ही एजुकेशन के मामले में पहले भी गंभीर थी, और लॉकडाउन के बाद बच्चों की लाइफ पूरे जो 1 साल है वो समझिए बर्बाद है। और जब तक स्कूल नहीं खुलता है तब तक वो बर्बाद है, क्योंकि वो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहे और घर पे भी उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि माँ बाप इस तरह नहीं है सारे के सबके कि वो पढ़ा सके बच्चों को। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को पैसे कमाने पड़ते हैं। बहुत सारे माँ बाप थे जो शहर से या अपने गांव से बाहर रहकर किसी दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में नौकरी करते थे, उनकी नौकरी छूट गई, घर आ गए, पैसों की कमी हो गई और उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं रही कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बहुतों की नौकरी छूटी। नौकरी छूटने के बाद लोगों को एक ऐसी विकट स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें ये कहा गया दोबारा आने पे, जब वो वापस आए, कुछ लोग जिनके अंदर हिम्मत थी या मजबूरी थी, अगर वो वापस शहर की तरफ वापस लौटे तो उनको आधी मजदूरी में काम करना पड़ा, आधी सैलरी में उनको काम करना पड़ा। ये भी स्थिति उन लोगों को हुई। मजदूर वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, अभी भी वो भटक रहे हैं। ये कोरोना का इम्पैक्ट ही है। दूसरी चीज़, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग थे जो इधर उधर फंस गए थे, जो अपने परिवार से दूर थे, अपनी फैमिली से दूर थे, ऐसी जगह पे थे जहाँ पे उनका अपना कोई नहीं था। उस स्थिति को वही लोग समझ सकते हैं जो लोग ऐसे माहौल का सामना किया हों, जो लोग इस तरह से फंसे हों। साल 2020 में पुलिस बहुत चर्चा में रही, पुलिस, डॉक्टर, नर्स, ये भी बहुत चर्चा में रहे। पुलिस की लाठी डंडों की पिटाई भी बहुत वायरल हुई, बहुत वीडियो सामने आए। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी थे जो मदद करने के लिए भी आगे आ रहे थे, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने से पुलिस को इस तरह से आना पड़ा कि थोड़ी कड़ाई करनी पड़ी, लाठी डंडों के साथ में पिटाई भी करनी पड़ी। इंसान जहाँ रहता है वहाँ जानवर भी रहते हैं, कुछ ना कुछ जानवर भी रहते हैं, गायें होती हैं, कुत्ते होते हैं, सूअर होते हैं, ऐसे कई जगह, क्योंकि वो उनको खाना भी ऐसे ही मिलता है। जब इंसान कुछ खाता है उसी से बचा कुचा या छूटा या फिर उनके लिए अलग से निकाल देना, ऐसे बाहर वर्क पे जाते हैं तो उनको दे देते हैं कुछ। बट लॉकडाउन में 6 महीने तक पूरा वॉक पार्क वगैरह बंद था, तो लोग बहुत कम ही निकलते थे बाहर। जब थोड़ी बहुत छूट दी गई फिर भी लोग में डर था इतना ज़्यादा कि वो बाहर निकलने से कतराते थे, ये सोच ही नहीं पाते थे कि मुझे उनके लिए भी कुछ देना है। तो ऐसे में जानवरों को काफ़ी दिक्कत हुई और उनके लिए खाने पीने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि कई संस्थाओं ने खाना पीना खिलाया उनको, पुलिस वाले भी खिला रहे थे कि जब दिखते थे कि भूखे हैं तो उनको खिलाते भी थे। और अकेलापन पड़ गया, बहुत लोग जो अकेले
अकेले में लॉकडाउन में समय बिता रहे थे उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। खास करके बुजुर्गों में और बच्चों में, जो बच्चे जैसे कि बाहर खेलने नहीं जा पा रहे थे आउटडोर, और बुजुर्गों में ये कि वो लोग ज़्यादा देर मोबाइल में भी नहीं रह सकते। यंग जनरेशन जो है मोबाइल देख के, टीवी देख के, हाँ, लेकिन बुजुर्गों को दूसरी चीज ये थी राम का कि जैसे अकेलापन, जो अपने घर में अकेला बंद हो गया कोरोना के चलते, उसकी फैमिली नहीं है वहाँ पे जो स्थिति का सामना उसको करना पड़ा, वो मानसिक रूप से उसके अंदर जो बदलाव आ गए, वो बदलाव कई जगह कई अभी भी देखने को मिलता है। लोग अभी उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे फिर से सामान्य हो, क्योंकि वो जो समय था अकेलापन वाला, उसने उनके मानसिक स्थिति पर बहुत असर डाला। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारा मानना नहीं है, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के कारण जो लोग अकेले घर में बंद हुए या फैमिली के साथ बंद हुए, उनकी दिनचर्या बदल गई, उनका पूरा समय बदल गया, शेड्यूल बदल गया। उस वजह से उनके जीवन पर बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। बहुत लोग इस लॉकडाउन के दौरान, कहना नहीं चाहिए लेकिन लालची भी बन गए। उन्होंने इस लॉकडाउन के बीच में बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और उन्होंने उठाया भी, क्योंकि मजबूरी में वो लूट रहे थे लोगों को। इस तरह की कई चीज़ें सामने आई और लोगों ने देखा भी। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो गया था कि जिन लोगों के घर बालकनी या हवादार नहीं थे, उन लोग साफ हवा लेने के लिए तरस रहे थे। उन लोगों को साफ आसमान। शहरों में ये चीज़ देखने को मिली जहाँ पे लोग रेंट पे ज़्यादातर रहते हैं और बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो बस अपने बालकनी तक कह सकते सीमित रह गए, बाहर का लुत्फ़ नहीं उठाया। बाहर जो इतना अच्छा हुआ, एनवायरनमेंट साफ हुआ, उसका लुत्फ़ नहीं उठा पाए, क्योंकि छत सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है बड़े शहरों में। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। नेगेटिव पॉइंट बहुत सारी हैं, आपको गिनाते बहुत समय लगेगा, लेकिन ये मुख्य रूप से कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई। अब थोड़ा सा पॉजिटिव बातें जो रही कोरोना वायरस की, इस लॉकडाउन की, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। साल 2020 में हमने क्या सीखा, क्या हमें पता चला। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि हमें परिवार की अहमियत पता चली। जो लोग परिवार को समझते नहीं थे, परिवार को मानते नहीं थे, उनको ये पता चला कि परिवार की अहमियत होती क्या है। ये सिखाया लॉकडाउन ने, क्योंकि जो लोग सबसे दूर हो गए थे, जब लोग अपनी परिवार के लोगों से दूरी बना रहे थे, ऐसे में सोचिए कि पड़ोसी क्या किसी की मदद करता, या तीसरा इंसान या दोस्त। बहुत सारे लोगों ने देखा कोई मदद करने सामने नहीं आया। जब उनको ज़रूरत थी, मानसिक रूप से जो परेशान थे, शारीरिक रूप से परेशान थे, आर्थिक रूप से परेशान थे, कोई मदद करने नहीं आया। उनको मदद मिली तो परिवार से मिली, जो भी मिली, तो इससे उनको परिवार का या अपने फैमिली की अहमियत पता चली। जो लोग अपने परिवार के साथ बंद हो गए थे घर में, या उनको रहना पड़ा, उन लोगों को ये पता चला कि उन लोगों ने ये अनुभव किया कि यार ऐसा टाइम तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी बिताया नहीं। परिवार को, अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया, अपने पिताजी को टाइम नहीं दिया, अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपने माँ बाप को टाइम नहीं दिया, या अपने बेटे को टाइम नहीं दिया। ज़्यादा क्लोज हो गए हैं कोरोना के बाद, और अब वो अहमियत समझ रहे हैं। बच्चे भी, और जो बच्चे बाहर रहते थे और बाहर खाना वो व्यतीत करते थे, उस टाइम पूरा लॉकडाउन में बंद था सब कुछ, तो उन्हें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुखर्जी नगर से खबर भी आई थी कि वहाँ जो बच्चे थे जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उनको बहुत दिक्कत हुआ, और वो 4-4, 5-5 दिन तक बस मैगी बना के खा के रह जाते थे, चावल खा के। रोटी उन लोग एक महीने तक रोटी नसीब नहीं हो पाया, क्योंकि सब कुछ बंद था और उन्हें वो बनाने नहीं आता था, और फैमिली उनके साथ में थी नहीं। तो इस वजह से वो परिवार को बहुत ज़्यादा मिस किए और उस परिवार की अहमियत को समझे हैं उसके बाद। बिल्कुल, साल 2020 ने लोगों को अपनी सेहत पर ध्यान देना सिखाया कि आपको अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे, अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका नुकसान आपको पड़ेगा। और लोगों ने कहीं ना कहीं इसको फॉलो किया, जैसे काढ़ा पीना, कहीं ना कहीं वो कभी भी नुकसानदायक नहीं होता। हल्दी के फायदे को समझाया गया, या औषधीय गुण जो होते हैं हमारे आयुर्वेद के, उनको समझाया गया कि आपको उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, नुकसान उसके कोई भी नहीं होता। लोगों ने उसको अपनाया, और कोरोना की पहली दवाई मान लें या बचाव का पहला तरीका काढ़ा ही निकल के आया, जो औषधीय गुण है। ये सब जो हमारे आयुर्वेदिक के पहले से ही इलाज रहे हैं, और जिनका जो पौधे से ही तैयार किए जाते हैं, ऐसे ही औषधीय गुण, प्राकृतिक चीज़ों से। जी, प्राकृतिक चीज़ें उभर के आई सामने, जो कि बीच में बहुत टाइम तक, लंबे समय तक, जो कि बहुत लोगों ने भूल गए थे। बहुत लोग तुलसी पत्ता को भूल गए थे, लोग नींबू इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, लोग उसको भी नहीं खाते थे। उसकी जगह पे लोग बाहर की चीज़ ज़्यादा यूज करते थे। लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने घर पे जिनको खाना लोग नींबू की जगह इनो यूज करना ज़्यादा आसान समझते थे कि इनो बनाने नहीं आता था, उन्होंने वो भी सीखे और अब खुद बना के खा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप अगर घर का खा रहे हो तो हेल्दी फूड है वो, और आपके हेल्थ पे कहीं ना कहीं उसका असर देखने को जरूर मिलेगा।
लॉकडाउन का ये पीरियड यानी साल 2020 पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी अहम माना गया, क्योंकि सफाई भी हुई और पर्यावरण स्वच्छ भी हुआ, प्रदूषण भी कम हुआ और नदियाँ भी साफ़ हुई, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद थीं, कंपनियां बंद थी जो केमिकल उगलती हैं, जो जाके सीधा सीधा यमुना नदी में या नदियों में गिरता है। तो इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का फिर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा, थोड़ी ज़िंदगी सामान्य हुई, धीरे धीरे सब कुछ खुलना शुरू हुआ और प्रतिबंध हटाए गए, तो उसका असर दिल्ली वालों ने साफ तौर पर देखा। दिल्ली समेत कई शहरों ने देखा कि प्रदूषण का लेवल कितना खतरनाक हो चुका था, गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया था कि मतलब आप यहाँ पे सांस लें तो मतलब कि आप प्रदूषण ही ले रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति पड़ गई थी। आपने पुलिस का वही रवैया देखा होगा कि एक कठोर दिल वाला पुलिस वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन के दौरान कई पुलिस वाले ऐसे सामने आए जिन्होंने लोगों की इतनी मदद की कि वो चर्चा का विषय बन गई। इस बीच में हमें जिनके वीडियोस बहुत वायरल थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि सारे पुलिस वाले उस दौरान किसी के अंदर कोई कमी नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन एक जो बहुत चर्चा में आए थे उस वक्त, उनका नाम था भगवत प्रसाद पांडे, जो कौन सा जिला था, वो मध्य प्रदेश के किसी जिले में वो तैनात थे ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पे। उन्होंने लोगों के गाड़ी में घूम के फेसबुक लाइव के माध्यम से उन्होंने लोगों की बहुत मदद की, जिसके वीडियोज़, और अपने अंदाज में किसी को वो ज़्यादा परेशान भी नहीं करते थे, लोगों की मदद भी करते थे जिसको जो मदद चाहिए थी। और लॉकडाउन के दौरान लोगों का समय काटने के लिए, क्योंकि सभी फिल्मों की शूटिंग बंद हो चुकी थी, फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, तो नए एपिसोड, नई फिल्में, नए सीरियल, नए धारावाहिक कुछ नहीं आ पा रहा था। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी भारत सरकार ने डीडी नेशनल चैनल पर शुरू किया रामायण, और रामायण शुरू किया तो लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला उस रामायण पर कि लोगों ने उसका रिकॉर्ड बना दिया, एक हिस्ट्री बन गई उसकी कि इतना अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया कि इतने ज़्यादा व्यूअरशिप का। जो यंग जनरेशन थे, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स रह चुके हैं वो तो रामायण देखे थे, जो पहले वाला रामायण था, तो अब जो यंग और कभी की यंग जनरेशन, इन सब चीज़ों पे बहुत कम ऐसे यंग लोग होंगे जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं और इसको बहुत रुचि से देखते हैं। बट लॉकडाउन ऐसा समय था जब यंग जनरेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा उसके ऑडियंस थे जो यंग थे, उन्होंने रामायण देखा, महाभारत देखा और अपने हिस्ट्री को जाना। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब यंग जनरेशन था वो रामायण में, महाभारत में इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि व्हाट दिस टाइप ऑफ दिस थिंग्स लाइक दैट। वो ऐसा, उनका ऐसा ही कहना होता है, इंग्लिश में ऐसा ही बोल देते, वो हंसने वाली बात है, लेकिन अक्सर लोगों का यही मानना होता है कि ये रामायण क्या है, मैं क्या देखूं, इसमें क्या मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब रामायण ही था उनके पास देखने के लिए टीवी के माध्यम से, तो उन्होंने देखा, समझा, और क्या था रामायण, क्या था उसका इतिहास, कैसे कैसे पूरी घटनाएं हुई, उनके बारे में समझा उन्होंने। दूसरी चीज के बाद एक गवर्नमेंट ने ऐसी धारावाहिक जो पहले बन चुकी है सीरियल, वो लाए, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, और आज भी यंग जनरेशन अभी भी अगर ऐसे सीरियल आते हैं तो अब उसमें रुचि ले रहे हैं। और ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि उसमें बहुत ऐसे मैसेजेस हैं जो हमारे रियल लाइफ में भी काम करते हैं, और उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी भी हो सकती है। तो अब लोगों ने देखा है, बच्चों ने देखा है, तो उसका अपने लाइफ में भी यूज करेंगे। लोगों के मतलब इस लॉकडाउन के दौरान ऐसा नहीं था कि लोग मदद भी नहीं कर रहे थे, बड़ी संख्या में लोग मदद भी करने सामने आ रहे थे, और लोग आर्थिक रूप से या फिर खाने के लिए पैकेट्स, राशन, ये सब बंटवा रहे थे, बांट रहे थे और कोशिश कर रहे थे। था कि आलम रहा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बिना जॉब के 2 से 4 महीने तक बिताए हैं। तो ये लोगों ने मदद और लोगों के खाना देने, कपड़ा देने की वजह से ही ये सारे लोग जिंदा रहें, और ये बहुत अच्छी बात रही कि भारत में ऐसे लोग भी हैं। जी बिल्कुल, कोरोना में लोगों ने एकजुटता दिखाई, अपने सोसाइटी के अंदर लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर वहाँ पे खाना, भोजन सुबह सुबह रखा, नाश्ता रखा, फिर उसको जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी था वहाँ तक पहुँचाते थे। तो ये सब कुछ देखने को मिला कि एक सोसाइटी हो या एक शहर हो, वहाँ पे एक प्लेस बना दिया गया, वहाँ पे लोग ला के खाना रखते थे, जिनको रोटी लाना है, जिनको सब्जी लाना, जो भी जिनसे हो सकता था वो रखे। मतलब पूरी तरह से वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं देखने को मिला, कुछ जगहों पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आईं जो कि दिल को दुखाने वाली थीं। जैसे पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने पत्थर मारे, कि वो जो डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया गया, उनके ऊपर गाली दी गई, पिटाई की गई, पत्थरों से मारा गया। तो ऐसी भी चीज़ें सामने आई जो नेगेटिव थी। कुल मिला जुलाकर अगर ये देखा जाए कि साल 2020 को कोई याद नहीं रखना चाहेगा, तो वाकई में इस साल को कोई याद नहीं रखना चाहेगा। बहुत कम लोग होंगे जिसको जो कुछ दिनों की यादों को सजो कर रखना चाहेंगे, वरना इस साल से
हर लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये जल्द से जल्द जाए। तो साल 2021 की तैयारी शुरू हो रही है, लोग तैयार भी हो रहे हैं कि हम उसके लिए जो है तैयारी करनी है। लेकिन सवाल ये है अनामिका कि जो है आप पब्लिक ओपिनियन के लिए भी गई थी, तो वहाँ से आपको कैसा रिस्पांस मिला, लोगों ने क्या कहा, या फिर जो मौसम विभाग की गाइडलाइन है और भी चीज़ें उसके लिए उन्होंने क्या कहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि साल 2021 जो आ रहा है तो उसको लेके मौसम विभाग ने जो उसके नए साल के जश्न को लेके एक सलाह दी है मौसम विभाग ने कि आप जो, क्योंकि नए साल में देखने को जश्न को लेकर देखने को मिलता है कि लोग शराब, बहुत ज़्यादा शराब को पीते हैं। तो मौसम विभाग ने आगाह किया है कि आप शराब ना पिए, इससे आपके बॉडी का जो तापमान है वो कम हो जाएगा। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी शराब कम मात्रा में लें अगर ले रहे हैं तो, क्योंकि मौसम विभाग ने सलाह दिया है कि आप इसको ना पिएँ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, जब मैं गई थी यहाँ पे ओपिनियन के लिए जनता की राय जानने साल 2020 को लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेके, तो वहाँ पे लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साल 2020 को अच्छा भी बता रहे थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे कि बहुत भूल जाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि वर्स्ट साल था और मतलब ऐसा साल कभी ना आए, और 2021 के लिए बिल्कुल भी कामना नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने ये, हमने जो पॉइंट्स रखा कि परिवार के साथ वो रहें, तो वो सारे बहुत सारे पॉइंट्स वैसे भी रहें। तो मैं भी आपको साल 2021 के लिए शुभकामनाएं दूंगी और हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं भी पर्यावरण पोस्ट की तरफ से अपने दर्शकों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए साल की, और उम्मीद करता हूं कि आप साल 2020 को भूल जाएंगे और उस 2021 में एक अच्छी शुरुआत करेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो ये खटास 2020 लेके आया, एक मिठास के साथ 2021 की शुरुआत हो और अच्छा ज़िंदगी बीते। पर्यावरण को बचाइए, क्योंकि अगला खतरा जो है मुझे लगता है कि कोरोना वायरस से भी भयंकर खतरे का सामना आप पर्यावरण की वजह से कर सकते हैं। क्योंकि रिपोर्ट का मैं जिक्र करूंगी, जो कि रिपोर्ट आया था कि 2019 में बस भारत में 1.9 मिलियन लोगों की मौत पॉल्यूशन की वजह से हुई है। तो इतनी मौतें, 1.9 मिलियन, तो आप समझ रहे हैं कि पॉल्यूशन से कितनी ज़्यादा मौतें हुई थी। तो साल 2020 को लेकर अपने अपने एक्सपीरियंस लोगों के रहे। साल 2021 के अच्छे शुरुआत की कामना के साथ मैं अविनाश तिवारी आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पर्यावरण पोस्ट को समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि हम पर्यावरण को बचाने की दिशा में जो छोटा सा एक कदम बढ़ा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। दूसरी चीज़ ये है कि अगला खतरा जो भी है हमारी तरफ या मानव जीवन के ऊपर, जो सबसे बड़ा खतरा है वो पर्यावरण से रिलेटेड ही है। एनवायरनमेंट रिलेटेड खतरे ही आपकी तरफ सबसे बड़ी संख्या में खड़े हैं। तो उनसे बचने के लिए आप पर्यावरण को बचाइए, पेड़ों को लगाइए। पर्यावरण को बचाना आज के समय में हर इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।